गुड आफ्टरनून। आज आपके बीच में आने का उद्देश्य बीपीएससी 67th और बीपीएससी 68th की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना है। बिहार के लिए दो त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो फेस्टिवल्स हैं बिहार में, एक दिवाली और दूसरा छठ पूजा। ये दोनों के दोनों पूरे हो चुके हैं। ये आप फेस्टिवल मूड से बाहर निकल गए होंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि जहाँ तक कि जो भी बीपीएससी 67th के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, उन्हें त्यौहार को उस तरह से नहीं मनाया होगा जैसे कि बिल्कुल एक जो सेलेक्टेड, जो इस बार 64th में 65th में जो सेलेक्टेड हैं उन लोगों ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, वैसे आप भी जरूर सेलिब्रेट करेंगे, उतनी ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। बीपीएससी ने बड़ा अच्छा मौका दे रखा है। बीपीएससी 67th में 700+ सीट के साथ और इतने अच्छे अच्छे पोस्ट भी उसमें हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीपीएससी के द्वारा आपके लिए दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पीछे जो भी 15 दिन का समय रहा है, 15 दिन का समय आपने अच्छे से पढ़ाई पर फोकस ही किया होगा, त्यौहार थोड़े कम मनाए होंगे। अब जैसा भी किया, कम मनाया ज़्यादा मनाया, अब आपके पास टोटल बीपीएससी 67th के लिए पीटी के लिए टोटल 65 डेज का टाइम है, 65 दिन का। उसके बाद एक दो दिन का और जो समय है वो आप यात्राओं में, अब जो दिल्ली में रहते हैं वो या अदरवाइज कहीं भी रहते हैं तो अपने सेंटर के लिए वो मूव करेंगे, तो टोटल इफेक्टिवली 65 डेज का टाइम है। ये जो 65 दिन का समय है, क्या ये सफिशिएंट है बीपीएससी 67th के पीटी के लिए अप्रोच करने के लिए? तो मेरा मानना है कि अभी भी ये सफिशिएंट है, अभी भी ये टाइम कम टाइम नहीं। अब ऐसे बिल्कुल जो बिगिनर हैं, जिन्होंने बीपीएससी का जो पीटी में 8 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, उस 8 सेक्शन में उन्होंने कभी भी उसको एकदम से शुरुआत करना है तो उनको तो थोड़ी मुश्किल है, चूंकि कट ऑफ ऊपर जा रहा है। लेकिन जो लोग पहले से कुछ भी पढ़े हुए हैं, या ये जो 8 सेक्शन है उसके सिलेबस को या टॉपिक्स को या क्वेश्चन को रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये सब फिर अभी भी 65 डेज का टाइम मोर देन सफिशिएंट टाइम है। बिल्कुल आप सोच के देखो, अगर 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो 650 आवर्स टाइम आपके पास है। 650 आवर्स टाइम बहुत होता है। एक एक घंटे में एक एक टॉपिक को अगर कंप्लीट करते हैं तो अभी भी आप 650 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कम टाइम नहीं है, ये सफिशिएंट टाइम है। और आप अपने अभी से भी बिल्कुल सिंसियर हो जाइए। 10-12 घंटे की पढ़ाई के साथ तो पीटी निकलना मुश्किल नहीं है। जैसा कि मेरी ओर से जो स्ट्रैटेजी शेयर किया जाता है सारे बच्चों के लिए जो बीपीएससी 67th का पीटी देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बस एक ही है कि हर टॉपिक का एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल उसका एक्सपेंशन होता है, उसका क्षैतिज और उदग्र, ठीक है, विस्तार होता है। जैसे मैं कहूँ तो जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म की बात करूँ तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के और उनके महापरिनिर्वाण और उसके बाद बौद्ध धर्म का जो हीनयान, महायान या वज्रयान या इस तरीके से जो, तो अब यहाँ पर ये है कि हमें एक कम गहराई के साथ, बहुत ज़्यादा गहराई का मतलब हुआ वर्टिकल, एक हुआ हॉरिजॉन्टल। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, वे सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को आपको क्या करना होगा, आपको उसके छोर तक पहुंचना होगा, ठीक है, उसकी गहराई में ज़्यादा जाने की। अब हीनयान के सारे दर्शन में जाने की जरूरत नहीं है, महायान के दर्शन में जाने की जरूरत नहीं है, वज्रयान के दर्शन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो पिलर्स हैं, वहां तक आपको जरूर जाना पड़ेगा, उस छोर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से, किस शाखा से संबंधित था, वो हीनयान हुआ, महायान हुआ या वज्रयान हुआ, तो इसका इस लेवल तक आपको जरूर जाना पड़ेगा। क्योंकि विक्रमशिला, नालंदा महाविहार, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तक्षशिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कब स्थापित किए गए, किसने इसको स्थापित किया और किस विषय की पढ़ाई यहाँ पे होती थी, किस धर्म से ये संबंधित सारी संस्थाएं थी मुख्य रूप से, तो ये सब बातों को, आपका ये सुपरफिशियल नॉलेज हुआ, ये आपको जानने पड़ेंगे। लेकिन अब उसी में आप इन डेप्थ में जाकर के उसके आचार्य कौन कौन से, नालंदा महाविहार से जुड़े हुए कौन से आचार्य थे, और एक दो ऊपर के हैं उनको आप जान लीजिए, लेकिन उसके भीतर जाकर के बहुत ज्यादा जानने, बोधिसत्वों के बारे में एक आध दो हैं उसको ठीक से जान लीजिए, बौद्ध संगतियों के बारे में जान लीजिए, कौन सी 4 बौद्ध संगतियां बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड बौद्ध संगतियां कहाँ हैं, और उसमें भी जाकर के आप जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में मौर्य जो जैन धर्म से जुड़े हुए राजा कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके भी जैन धर्म के भी जो विभिन्न आपके जो संप्रदाय, श्वेतांबर, दिगंबर, सब जो, तो इस तरह की बातें, मैंने इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल विस्तार।
ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल विस्तार करना होगा, वर्टिकल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, एक लिमिट से ज्यादा जाएंगे तो फिर पढ़ाई अधिक हो जाएगा, कंटेंट अधिक हो जाएंगे और फिर फोकस कमजोर रहेगा, तो फिर एग्जाम हॉल में गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एरर ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग अभी तक प्रिपरेशन मैंने कुछ भी बेसिक प्रिपरेशन अगर कर रखे हैं तो उनके लिए 65 डेज टाइम मोर देन सफिशिएंट है। और उस टाइम में जाएंगे तो आपको जो बीपीएससी 67th के लिए, बीपीएससी 67th का जो टोटल 8 सेक्शंस हैं, 8 सेक्शंस हैं, तो इस 8 सेक्शंस का वही मैं बताना चाह रहा था कि हॉरिजॉन्टल विस्तार, और ये बीपीएससी 67th के लिए भी है और 68th के लिए भी है। जो 68th का पीटी के लिए अगर कुछ स्ट्रेटजी हमसे पूछना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल 67th के लिए है। जो अगर पीटी के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं तो बीपीएससी 67th पीटी में मैं बता रहा था कि टोटल 8 सेक्शंस हैं, और 8 सेक्शंस में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या आता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके बाद साइंस, करंट अफेयर्स, उसके बाद फिर बिहार स्पेशल, उसके बाद मैथ, रीजनिंग। ये टोटल आपके बीपीएससी के पीटी में जहां से क्वेश्चन आते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 8 सेक्शंस हैं और इसी 8 सेक्शन का मैंने कहा कि आपको सारे छोर तक पहुंच जाना होगा। हॉरिजॉन्टली उसका जो जितना भी कॉर्नर है, सारे कॉर्नर तक आपको पहुंच जाने होंगे। यही मैं आपको सजेशन देना चाह रहा हूं। चाहे वो हिस्ट्री का हो, हिस्ट्री में आप जानते हैं कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आप प्री हिस्ट्री से लेकर के और 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट फ्लोटिंग फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे, आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में जाते हैं तो यहाँ पर भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी आप समझ रहे हैं कि बीपीएससी में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का आपने एनालिसिस किया होगा और उस बैकग्राउंड में आपको ये तैयार कर लेने होंगे। इकोनॉमिक्स में आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स की अगर बात करूं तो जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन आएंगे वो दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, क्लासिकल क्वेश्चन होंगे प्लस साथ में जो कंटेम्प्ररी इशूज हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड भी प्रश्न होंगे। और उसमें जो टॉपिक्स हैं जिस पे आपको विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, उसमें एक बजटिंग का टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, और उसमें सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट है उसके सारे जो फैक्ट हैं उसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना, उसको जानना हो। फिर दूसरा है सेकंड, जो मनी एंड बैंकिंग का एक टॉपिक आता है जिसमें मुख्य रूप से आरबीआई, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार से रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो। दूसरा विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये टॉपिक्स हैं। हमने 5 टॉपिक आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक पब्लिक फाइनेंस का, मनी बैंकिंग का, फॉरेन ट्रेड का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद और आगे बढ़े तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय और संबंधित अवधारणा, जिसमें जीवीए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारे आते हैं। तो वहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर योजना आयोग, नीति आयोग वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद फिर आप गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन से रिलेटेड, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट उसके सिलेबस होते हैं। या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो कई सारे जो बैठकें हो रही है, इकोनॉमिक समिट्स जो हो रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, AIIB है, ADB है, ठीक है, तो ये NDB है, ठीक है, तो ये सारे की सारी संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी। तो ये इकोनॉमिक्स का, अब इस जो हमने टॉपिक्स आपको सारे बताए, इस टॉपिक्स का एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसके कंटेंट में जाकर के इन डेप्थ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
स्कीम्स, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स आते हैं। नीति आयोग ने बहुत सारा रिपोर्ट जारी कर रखा है, उसमें क्या है ग्लोबल लेवल पे कई सारे रिपोर्ट जारी होते हैं, तो उसको लेकर के तो आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे फैलना होगा। वर्टिकल लेवल पे जहां लगे कि हाँ कुछ जगह ऐसा है जिसमें थोड़ा सा और गहराई में जाकर के हमें देख लेना चाहिए, तो वो आप समझ रहे हैं। और ये लेकिन मैं ये हॉरिजॉन्टल विस्तार की जो बात कर रहा हूँ कि वर्टिकल कम जाए, इसके लिए प्री कंडीशन मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि भाई जब भी बीपीएससी पीटी की तैयारी प्रारंभ किया जाता है उस समय हमेशा जो बीपीएससी 66, बीपीएससी 65, 64, 63, 60, 62 इसके जो पीटी के पेपर जो बीपीएससी में आए हुए हैं उस प्रश्न को जरूर एनालाइज कर लें। एनालाइज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, 10-10, 12-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं, वो सारा एक एक लाइन, उसका जो हेडलाइन है, ऑप्शन नहीं, केवल हेडलाइन को आप नोट कर लीजिए। तो एक बार में 12 में कुछ सेंटेंस मिला, फिर दूसरा 12 सेंटेंस, तीसरा, तो इस तरह से 50-60 सेंटेंस नोट करने से वो 50-60 सेंटेंस अपने आप में फैक्ट भी है, एक सोर्स, एक तरह से कहा जाए कि इंफॉर्मेशन भी है, ये इसमें से आ जाता है, एक पार्ट इसमें ध्यान रखने की बात है। तो आप जैसे इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का है चाहे अदरवाइज, अब इसी में जाएं, जैसे दूसरा सेक्शन आपको बताएं पॉलिटी को लेकर के, तो पॉलिटी में भी जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, असेंबली की जो बैठक हुई थी उसमें सारे जो कमिटीज, सब कमिटीज बनाए गए थे वो सारे, उसके अलावा जाएंगे तो फिर आपका प्रियम्बल और फिर सारे आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, जो एक प्रोटोकॉल जो होते हैं जिसको जो भी ऑफिशियल्स हैं सारे इंडिया के, तो उनका प्रोटोकॉल क्या है कि कौन फर्स्ट प्रोटोकॉल में आता है, कौन उसके बाद कौन, ये सारी बातें आपको एक बार जो भी 12 जो शेड्यूल्स हैं या 12 शेड्यूल्स और उससे रिलेटेड जो एक्सटेंशंस होते हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो सारी बातें आपको इसमें ले लेने होंगे। फिर आता है उसमें साइंस में जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, जो कंटेम्प्रेरी साइंस टेक्नोलॉजी है, उसका जो भी इशूज हैं वो आपको कवर करना होगा। करंट अफेयर्स की बात करें, अभी के टाइम पे 2 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड भी है, किसी न किसी लेवल का बैकग्राउंड तो लोगों का रहा ही है, क्लास 10 में तो कम से कम ये साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें ऐसा कोई नहीं है, आगे भी आपने जरूर पढ़ा होगा। अब लेकिन 2 एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। ये आपके टाइम पे आपको अच्छे से कवर करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स में जाते हैं तो वही नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, और बिहार का ये प्रश्न के डिमांड के, प्रश्न के जो क्वेश्चन बीपीएससी में करंट अफेयर्स के आते हैं उसके अकॉर्डिंग, और आप जिन जरूर उसको एनालाइज किए होंगे पेपर्स को, जो पिछले जो भी 66, 65 या जो भी उसके पीछे जाएंगे, तो किस नेचर के करंट अफेयर्स के पीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपने जरूर एनालाइज किया होगा। तो उसको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अब बात आती है कि सोर्स क्या है, कब से इसको कवर किया जाए। तो मान लीजिए 23 जनवरी को अगर पीटी होता है तो हमें लग रहा है कि आपको पीछे 6-8 महीने के, 8 महीने के आसपास का, अप्रैल मई के से लेकर के, अब पिछले जनवरी से नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन हाँ अप्रैल मई से अगर आप कवर करते हैं तो हो जाता है। या कहा जाए एक तरह से कि आप 2021 का जो फैक्ट है उसको कवर करिए। ये जो 12 मैगजीन हैं, या अभी अक्टूबर में आईएएस का पीटी हुआ था तो कई सारे पब्लिकेशंस ने अपना एक समरी, एक तरह से सिनॉप्सिस निकाला हुआ था करंट अफेयर्स का, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी मैगजीन मार्केट में है, पटना में भी निश्चित रूप से अब मैगजीन आ गया होगा, दिल्ली में भी सारे मैगजीन इस तरह के अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप हैं जो 2 अक्टूबर को टारगेट करके मैगजीन छापा गया, जो पीटी का आईएएस का एग्जाम हुआ था उसको टारगेट करके मैगजीन छापा गया था, तो वो मैगजीन को एक बना लीजिए उसको लेकर के। और अदरवाइज आप मंथली चाहें तो मंथली भी अगर आपके पास है, प्रतियोगिता दर्पण है, या इंग्लिश में जा रहे हैं तो कोई और मैगजीन का, अगर कोई और मैगजीन जो भी आप प्रीफर करते हैं तो उसमें, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि आप टोटल 2021 का जो करंट अफेयर्स है वो आप कवर कर लीजिए, और साथ जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल रहे उस स्रोत से हिंदी और इंग्लिश में करंट। बिहार स्पेशल में है तो बहुत सारे बुक्स मैंने देखा बाजार में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में, एक कोई सोर्स ले लीजिए, सब में बातें रिपीटेड है, एक ही बात को सब मैगजीन सब बुक्स में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से बुक्स को लेकर के बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल का इकोनॉमी, बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, उसका पॉलिटी, जीके से रिलेटेड जो भी नई बात, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी नई बातें हैं वो सब उस बुक्स में हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को ले सकते हैं।
तो ये दो सेक्शन पे आप विशेष रूप से अब फोकस करिए, कम से कम करंट अफेयर्स पे और बिहार स्पेशल पे। मैथ रीजनिंग जो मैथ वाले हैं उनसे हो जाता है, जो मैथ नहीं वाले, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो उनसे कई बार यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे ये जरूर पिछले बार के क्वेश्चन को एनालाइज करके देख लीजिए कि उसमें कितने क्वेश्चन, मान लो 3 4 5 क्वेश्चन भी अगर आपसे हो सकता है, आप पूरे 10 में 10 के लिए ट्राई मत करिए, क्योंकि अभी इस लेवल पे आके आप 10 में 10 का ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन आप 3 4 5 क्वेश्चन जहां तक जा सकते हैं वो आपका, माने 5 में से मान लीजिए अगर 4 भी क्वेश्चन, आप 10 में से 4 भी क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है। ठीक है, 4 उधर से आ गया, अब 140 में आप अधिकतम मार्क्स लाने की कोशिश करिए। तो इसमें ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए। अब है कि इसके जैसे ये तो हमने सारे सेक्शंस में, अब स्टडी मटेरियल जैसे हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल विस्तार के लिए, तो जो जिस कोचिंग में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे उस संस्था के द्वारा मैटर दिया गया होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी आप फिर आपको स्टडी मटेरियल खुद से अपना डिजाइन करना पड़ेगा बीपीएससी के पीटी के या 8 सेक्शंस के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी ये सारे स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। लेकिन मेरा जो आस्था ये से जुड़े हुए जो लोग हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उनके पास आस्था ये इसका कोई भी जुड़ाव है, तो आपके पास अगर स्टडी मटेरियल है, तो ये सारे सेक्शंस का मुझे लगता है कि जो बेस्ट तरीका है फोकस करने का वो होता है कि सबसे पहले क्लास नोट्स को आप जरूर, क्योंकि टीचर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है वो उसको उसमें से छांटता है और छांट करके आपके एग्जाम के ओरिएंटेड आपको लिखवाता है। अब यहीं पे मैं ही हूं, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैं जाऊं तो आईएसपीटी में मेरा पढ़ाने का अप्रोच अलग हो जाएगा, बीपीएससी में पढ़ाने का अप्रोच अलग हो जाएगा, पीटी में पढ़ाने का अप्रोच अलग हो जाएगा, और बीपीएससी मेंस में पढ़ाने का अप्रोच अलग हो जाएगा। ठीक है, सब में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक टीचर के रूप में मैं, नॉलेज आपके पास भी हो सकता है, नॉलेज मेरे पास भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो आपसे एक एक्स्ट्रा है वो है एक्सपीरियंस, कई सालों के पढ़ाने का एक्सपीरियंस, पेपर को देखने का जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डिजाइन टीचर कराते हैं। ठीक है, सारे सेक्शंस के टीचर अपना अपना कंटेंट डिजाइन कराते हैं, क्लास में नोट कराते हैं। तो वो जो क्लास नोट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास नोट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान एक चीज को 10 बार पढ़ने से आता है, न कि 10 चीज को एक एक बार पढ़ने से आता है। तो वो एक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जो सोर्स है वो निश्चित रूप से क्लास नोट्स हैं। 20-20 दिन, 22-22 दिन, 15-15 दिन ये सब क्लास चल रहे हैं, और उसमें आप भी मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत करते हैं, तब जा करके कंटेंट क्रिएट होता है। और वो कंटेंट को छोड़ करके फिर दूसरे जगह आप अपने से खुद से कंटेंट क्रिएट करने जाएं तो कंटेंट तो जरूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी हो जाएंगे, और एक्सपीरियंस की कमी होने से अननेसेसरी बातें वहाँ पे आपके नोट्स में शामिल हो सकता है, जो कि टीचर अपने एक्सपीरियंस से अलग हटा देते हैं। तो एक ये क्लास नोट्स हुआ, और उसके बाद सेकंड फिर आता है प्रिंटेड नोट्स। कोचिंग की तरफ से प्रिंटेड नोट्स भी तैयार किया जाता है, जो निश्चित रूप से क्लास नोट से थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसके बाद जाते हैं प्रिंटेड नोट्स के बाद फिर आता है एनसीईआरटी, जो हम लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10 के लेवल पे जो आपने पढ़ा रखा है, कम से कम 9-10 का एनसीईआरटी जरूर ले लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप 6 से भी ले सकते हैं, लेकिन 9-10 का एनसीईआरटी, हिस्ट्री, साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी, इसका पॉलिटिका जो भी सोर्स है आप उसको ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ अब यहाँ पे एक और आप एनसीईआरटी प्लस जाएं तो यहाँ पे कोई भी साधारण बुक, जैसे जो एसएससी वगैरह के लेवल पे आप जानते ही होंगे, तो ऐसी मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो एक गाइड टाइप में आता है, जो जैसे कहा जाए जिसमें एक पतली सी किताब है, उसी में सारे के सारे कंटेंट उसमें दिए गए रहते हैं, सारे सेक्शंस एक ही बुक में कवर रहता है। तो ऐसा भी अगर मन करे तो ऐसा कोई बुक अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। वो आपको 50 से 60 क्वेश्चन तक का फैक्ट, बीपीएससी में जो 150 क्वेश्चन आता है उसमें 50 से 60 क्वेश्चन वो दे देगा, लेकिन मेन चैलेंज आएगा 50 से 60 क्वेश्चन के बाद वाला। तो 50 से 60 क्वेश्चन के बाद के लिए ही आपको ये क्लास नोट्स की या प्रिंटेड नोट्स की या एनसीईआरटी की जरूरत है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, जैसे कल ही मैं बैठा हुआ था तो कोई आए तो वहाँ पे चर्चा होने लगी, तो किसी ने सजेशन किया हुआ था कि भाई आप क्या करिए कि आप अभी 31 दिसंबर तक पढ़िए, और फिर 1 जनवरी से आप 22 जनवरी तक आप टेस्ट दीजिए, लगातार डेली टेस्ट देने का।
मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने अलग तरीके से उनको समझाया। मैंने ये समझाया कि मान लीजिए आप पढ़िए, अभी से पढ़ना शुरू करिए, और चाहे पीछे से पढ़ भी रहे हैं आप, तो 31 जनवरी तक 31 दिसंबर तक आप पढ़ते हुए जाते हैं और उसके बाद आप पेपर करना शुरू करते हैं। और गलती से पता चला कि वो सारे पेपर करने के दौरान अगर मान लीजिए कोई भी एक आइडियल बीपीएससी के पैटर्न पे जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, उस टेस्ट में से मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किया, और 100 क्वेश्चन करने के बाद, या मान लीजिए 150 क्वेश्चन का ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 150 क्वेश्चन मान लीजिए किया हमने, और ये 150 क्वेश्चंस में से अगर मान लीजिए आपका 90 सही हुआ, 90 प्रश्न सही हुआ, या 95 प्रश्न सही हुआ, लेकिन अब दिक्कत यह है कि 90-95 पे तो होगा नहीं 15 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि +15 या 20 जो प्रश्न चाहिए, ये प्रश्न अब आपके गलत हो गए, ठीक है। और ये गलत हो गए, और ये गलत हुआ, ये कब पता चला? ये पता चला 1 जनवरी को, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी को ये पता चला। तो अब समस्या ये है कि जब ये गलती पता चला एक टेस्ट में, एक सेक्शन में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, बिहार स्पेशल में, करंट अफेयर्स में, सब में इस तरह से क्वेश्चन आप जो टारगेट है, टारगेट से कम हो रहे हैं। अब समस्या ये है कि फिर इसको, ये तो देर से पता चला ना, अब ये ठीक कैसे होगा? अब इसको करेक्शन कैसे होगा? अब उस समय जाएंगे, पता चला कि एक क्वेश्चन गलत हो गया नेशनल इनकम का, दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया फॉरेन ट्रेड का, तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, चौथा क्वेश्चन गलत हो गया कहीं और का, पांचवा क्वेश्चन गलत हो गया कहीं और का। तो इस तरीके से अब उस समय बड़ा कम टाइम रह जाएगा करेक्टिव मेजर लेने का, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये है कि अभी जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान ही, जैसे जो तीन लेवल पे टेस्ट होता है, एक होता है टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने बजटिंग वाले टॉपिक को पढ़ा, पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक, पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, दोनों से मिलाकर के डेफिसिट्स, जो विभिन्न घाटे होते हैं, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, या प्राइमरी या जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो बजट में दिया हुआ है, इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट, ये सारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब डेफिसिट आपने पढ़ा, ठीक है। इनकम वाला पार्ट पढ़ा, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट पढ़ा, बजट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा, ये सब आपने पढ़ा। और पढ़ने के बाद पता चला कि अब यहाँ पे टेस्ट का तरीका क्या हुआ कि जहां से भी आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 10, 12, 15 क्वेश्चन भी अगर मिलता है टैक्स सिस्टम से रिलेटेड, या बजट से रिलेटेड, या डेफिसिट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको एक बार कर जाइए, करके देखिए कि मान लीजिए अगर आपने 10 ही क्वेश्चन किया और 10 में से मान लीजिए आपका 8 सही हो गया, 2 गलत हो गया, ठीक है। तो चूंकि आज ही आपने पढ़ा था और उसमें से ये 2 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको पता चल गया ना कि हाँ आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गया। और वो तो एक कहा जाता है कि जैसे शुरुआत में ये देखा जाता है कि मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए, अंत में आकर के ये देखा जाता है कि मेरे 2 गलत क्यों हुए, आखिर पढ़ाई में क्या कमी है जिसके कारण मेरे 2 गलत हुए। तो अब अभी अगर मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके 8-10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, तो 2 गलत हुआ, वो आपको पता चल गया, तो तुरंत ठीक हो जाएगा, आप उसको सही कर सकते हैं। फिर उसी तरह से मान लीजिए मनी बैंकिंग आपने पढ़ा और उसका भी 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, जो गलती हुआ अब उसमें करेक्टिव मेजर इज इजी फॉर यू, ठीक है। माने इसमें आता है कि जो भी कमी आपको पता चली, वो कमी आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि यहाँ पे, लेकिन अगर ये नहीं आप करेंगे, आप केवल पढ़ते जाएंगे, तो आपको कमी पता नहीं चलेगा, कमी पता नहीं चलेगा, फिर ठीक कैसे करेंगे? तो एक तरीका टेस्ट का क्या हुआ कि टॉपिक वाइज 8-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरा जो टेस्ट का तरीका ये हुआ सेक्शन वाइज। जैसे मान लीजिए आपने पूरा इकोनॉमी का रिवीजन कर लिया, फिर आप उसका 150 क्वेश्चन करके देखें कितना आपका सही उसमें से हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर लीजिए। और तीसरा तरीका होता है फुल टेस्ट, 150 क्वेश्चन होगा जिसमें जिस रेशियो में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न शामिल किए जाते हैं, इकोनॉमी का, पॉलिटिक का, ज्योग्राफी का, साइंस का, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, उसके अकॉर्डिंग आपने टेस्ट दिया, ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीकों को आपको फॉलो करना चाहिए। पढ़ाई टेस्ट दोनों मेरे अनुसार साथ साथ चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब एक नेक्स्ट जो और अंतिम जो पार्ट है इसमें यह है कि अभी भी 65 डेज टाइम है आपका, 90-100 के आसपास। आप पिछले एग्जाम में ही अराउंड 100 आपका सही हुआ था, 2-3-4 क्वेश्चन से आपका नहीं हुआ, तो क्या आप 65 डेज टाइम दूं मैं इस पे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी बीपीएससी पीटी का लेवल ऑफ तैयारी ठीक है, वो अराउंड 100 उनका सही हो रहा है, तो वो क्या करें कि 12 घंटे से कम पढ़ाई तो ना करें, लेकिन ये 10-12 घंटे की पढ़ाई में वो क्या कर सकते हैं कि 4-5 घंटे पीटी पर दे सकते हैं। मैंने 3 घंटा पढ़े, 2 घंटा टेस्ट, 3 घंटा पढ़े, 2 घंटा टेस्ट दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे लोग टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट देने से वो जो अपनी कमियां उनको पता चलती रहेंगी, और कमियां पता चलती रहेंगी तो फिर उसको वो ठीक करते रहेंगे। और बाकी 7 घंटा टाइम मिलता है तो वो मेंस की तैयारी करें, ठीक है। ये है।
जो बीपीएससी 68 की तैयारी के लिए हैं, जिनको लगता है कि जिनका एज नहीं था 67 का, या 67 के लिए वो इनिशियली डिसीजन नहीं ले पाए, कोई उनके अपने कारण थे, तो अब जो बीपीएससी 68 के लिए हैं तो उनके लिए भी 10 से 11 महीने का टाइम है। मुझे जहाँ तक सूचना है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अक्टूबर वगैरह में, इसी जून जुलाई अगस्त के आसपास में जो उसका नोटिफिकेशन वगैरह शुरू होगा। क्योंकि अगर 23 जनवरी को पीटी हो जाता है तो उसके बाद फिर मई तक मेंस हो जाएगा बीपीएससी 67 का, और जैसे ही मेंस होगा तो फिर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आता है, तो अक्टूबर में उसका भी पीटी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है 68 वाले लोगों के लिए, लेकिन जो भी टाइम है तो उसमें अभी आप मेंस का प्रिपरेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। 6 महीना मेंस पर फोकस किए रहिए, अगला 4 महीना पीटी पर फोकस करिए। मेंस पर फोकस करने में भी आपका पीटी का तैयारी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि माने जीएस के दोनों पेपर मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उससे पीटी नहीं हो रहा, पीटी का प्रिपरेशन हो रहा है। साथ में एक आध घंटा पीटी वैसे भी एनसीईआरटी वगैरह चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है, जैसे अस्थाई इसकी बात करूं तो यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे, अभी 18 तारीख से ही हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें 4 से 6 है वो, और 6:30 से 8:30 मेंस का होता है। तो ये 4 घंटे की क्लास है, तो 4 घंटे क्लास में 2 घंटा पीटी, 2 घंटा मेंस। तो बीपीएससी 68 वाले लोग चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन करके और अपना अगले 6 महीने में उनका सिलेबस कंप्लीट से माने 5 से 6 महीना टाइम लग जाता है, मेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो 4-5 महीना टाइम बचेगा उसमें वो पीटी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, चूंकि उनका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका होगा, और फिर पीटी का एग्जाम देने के बाद फिर मेंस का वो टेस्ट सीरीज करने लगेंगे, और टेस्ट सीरीज करके फिर रिवीजन करते हुए फिर अपना मेंस का अच्छे से दे सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी 68 वाले लोग हैं, अगर वो सही ढंग से टाइम प्लानिंग करके अगर करें, प्रयास करें तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई आपका अभी बहुत टाइम आपके पास है, आपको अभी 10 महीने का टाइम है, तो देखते देखते पता चला कि 5-6 महीना घर में कोई शादी उदी होगा, 2-1 महीना शादी में कट जाएगा, होली दिवाली, ये दिवाली और छठ में कट ही गया, और पता चला कि 15 दिन ऐसे ही चला गया, घर में कोई शादी होते एक आध महीना, पता चला कि तब तक नोटिफिकेशन सिर पे आ जाएगा, उसके बाद लगेगा जा अब तो मुझसे हो ही नहीं सकता है ये। तो ये सिचुएशन ना आए, प्रिपरेशन को अपने हाथ में रखिए, और हाथ में रखने का तरीका यही होता है कि मेंस पीटी दोनों पढ़ाई शुरू कर लीजिए, शुरू करके अपना एक लेवल तक ले जाइए, अगले 6 महीने तक इस तरह से पढ़िए, और उसके बाद फिर 4 महीना पीटी का रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, और फिर पीटी निकल जाएगा, पक्का 100% पीटी निकल जाएगा, और उसके बाद फिर मेंस का रिवीजन टेस्ट लेकर के मेंस दीजिए। बीपीएससी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि मुश्किल नहीं है तो ये तो मुश्किल नहीं है, सबके लिए मुश्किल नहीं है, और हर आदमी क्वालिफाई तो कर नहीं सकता, सिलेक्शन तो 700 लोगों का ही है। तो इस कम मुश्किल चुनौती के लिए आपको अधिक सिंसियर एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि डिफिकल्ट होता तो अंतर करना आसान हो जाता है, लेकिन जब चुनौती थोड़े आसान हो तो फिर एफर्ट्स ज़्यादा रिगरस एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि लीड अब 12 लोग हैं, 12 के 12 एक ही लेवल पर दौड़ रहे हैं, तो अगर उसमें जो जीतना है तो कुछ उनको थोड़े से विशेष एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वही विशेष एफर्ट के साथ अपना करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और फिर हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन मैं अंत में फिर आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी 67 के लिए 65 डेज का जो रिमेनिंग टाइम है वो कम समय नहीं है, बिल्कुल उत्साह से, मेहनत से आप उसको करिए, ये पीटी आपका तैयारी हो जाएगा। और जिनका ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट उनका 2-4-10 क्वेश्चन का है, वो मेंस की तैयारी करते रहें, और फिर ये इस एग्ज़ाम को पॉजिटिवली अप्रोच करें और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश करें। मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग जो कि मेहनती लोग हैं, जो सीनियर हैं, अगर बीपीएससी 67 में उनका सिलेक्शन, चाहे इसके पहले 65, 64, 63 में जिनका नीचे सिलेक्शन हुआ, इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, 88 एसडीएम के पोस्ट हैं, बाकी और भी सब अच्छे अच्छे पोस्ट इसमें हैं, तो वो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई कोताही आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जहाँ है, जिस कोचिंग से जुड़ा हुआ है, जिस गाइड के साथ जुड़ा हुआ है, सेल्फ स्टडी से प्रयास कर रहा है अपने, माने ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट माने एक तरह से कहा जाए कि माइलस्टोन है। इस माइलस्टोन को जरूर अचीव करिए, कोशिश करिए कि ये हाथ से जाने ना पाए, क्योंकि ये हाथ से चले जाने से फिर एक तो समय लगेगा, टाइम भी खराब होगा, और अभी मेहनत कर ही रहे हैं, और फिर उसके और एक्सटेंडेड मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हो सकता है 69th और 70th में जाकर के कुछ हो। तो उस 69th और 70th की और 68th की जरूरत ना पड़े, 67th ही आपका अंतिम रूप से आपको आपका डिजायर्ड पोस्ट मिल जाए। इसी के साथ आज थैंक यू।